हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ ऐप। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 58, दैट इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू बनाया गया है। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि NHRC जो है उसको भी सेम एक्ट के थ्रू बनाया गया था और वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही थी। जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ को बनाता है। एक बनाता है NHRC जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करेगा और एक बनाता है SHRC जो कि स्टेट लेवल पे काम करेगा। ऑलराइट, अब देखिए, जो SHRC होता है वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को चेक करता है स्टेट लेवल पे। इसका मतलब है वो उन सारी चीज़ों पे काम कर सकता है जो चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है, यानी कि लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 ऑफ शेड्यूल 7। इसके अंदर जो भी चीज़ें मेंशन्ड है इसके ऊपर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बना सकता है लॉज, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर NHRC के पास ओवर राइडिंग पावर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर NHRC या फिर कोई भी और स्टैट्यूटरी कमीशन जो है ऑलरेडी अगर किसी पर्टिकुलर केस की छानबीन कर रहे हो तो वहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती, भले ही वो चीज़ उनके खुद के स्टेट के अंदर क्यों ना आता हो। इसका मतलब है अगर सेम केस को NHRC भी और SHRC भी दोनों ही क्लेम कर रहे हो तो क्लेम ऑटोमेटिकली NHRC के पास चला जाएगा। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जो दिल्ली है, दिल्ली ऑल्दो एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास एक बेसिकली लेजिस्लेचर है, राइट, तो वो ऑलमोस्ट स्टेट की कैटेगरी के अंदर ही आता है। बट इसके बावजूद जो दिल्ली का जो ह्यूमन राइट्स केसेस होंगे वो सारे का सारा NHRC ही डील करेगा, वहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई भी रोल नहीं आता है। आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए हैं। कॉम्पोजिशन को देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो NHRC में 1+5 का कॉम्पोजिशन हुआ करता था, बट SHRC में यहाँ पर 1+2 का कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और साथ में 2 और मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या एक रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट हो सकता है, और जो मेंबर्स होते हैं वो या तो सर्विंग होंगे या फिर रिटायर्ड होंगे हाई कोर्ट के, मतलब एक जज होंगे जो या तो सर्विंग है या फिर रिटायर्ड है हाई कोर्ट के, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं, सर्विंग या फिर रिटायर्ड। बट उनके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल फील्ड के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए कि जिसको भी मेंबर की तरह चूज़ किया जा रहा है उनके पास ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा देखिए, चेयरपर्सन और मेंबर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा थ्रू अ सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी में टोटल 6 लोग होते हैं। पहला चीफ मिनिस्टर होते हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल पे वो भी होते हैं, तीसरा स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चौथा जो डिप्टी मतलब चेयरमैन होते हैं, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी डिप्टी चेयरमैन होगा वो भी इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नो ऑब्वियसली ऐसे स्टेट्स जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पर 2 पोस्ट हमेशा वेकेंट रहेंगी, तो 6 में से सिर्फ 4 पोस्ट वहाँ पर रहेंगी। बट जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही हैं वहाँ पर ये दोनों पोस्ट भी यहाँ पर वैलिड होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी सिटिंग जज है जो कि हाई कोर्ट का है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जज है जो कि सिटिंग जज है, इन दोनों को ही अगर आपको SHRC के अंदर अपॉइंट करना है तो उससे पहले आपको उस स्टेट के चीफ जस्टिस की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर हम टर्म की बात करें तो जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म सेम होता है NHRC के बराबर, दैट इज़ 3/70, यानी कि या तो 3 साल तक रहेंगे या फिर 70 ईयर्स की पूरे होने तक। और इसके अलावा दोनों ही जो होते हैं चेयरपर्सन एंड मेंबर्स दोनों ही एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो किसी और अपॉइंटमेंट में नहीं जा सकते, मतलब किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते। अगर उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो फिर से उनको वापस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में ही आना पड़ेगा, किसी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं जा सकते। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो वो उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं बट उनको रिमूवल का पावर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। सिर्फ प्रेसिडेंट उनको निकाल सकते हैं सेम ग्राउंड्स पे जिस ग्राउंड पर जो NCRB था, जो NHRC था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिस ग्राउंड पर उसको निकाला जा रहा था सेम ग्राउंड्स पर SHRC वाले ही मेंबर्स एंड चेयरपर्सन को निकाला जा सकता है। ग्राउंड कौन कौन से हैं? पहला है इंसॉल्वेंसी, दूसरा है इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी या फिर अनसाउंड माइंड, राइट, या फिर लास्ट है अगर किसी को जेल हो जाती है तो। इन 5 केसेस में किसी को भी प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा 2 केसेस और हैं, पहला है ग्राउंड ऑफ इम्प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। बट इन दोनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपको प्रेसिडेंट को पहले सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका दायर करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर हाँ बोल दे तभी जाकर प्रेसिडेंट उसको निकाल सकता है। इसका मतलब क्या है, गवर्नर ऑल्दो अपॉइंट करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन को, बट उनको निकालने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। इसके अलावा जो सैलरीज, अलाउंसेस, बाकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है जो SHRC की है वो सारी कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
और ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसको उसके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके एडवांटेज के लिए ही चेंज कर सकते हैं। फंक्शन जो है इट इज़ एग्जैक्ट सेम एज कम्पेयर टू एनएचआरसी, सेम फंक्शन है जो हमने एनएचआरसी में डिस्कस किया था, सेम फंक्शन यहाँ पर है, सो विल नॉट बी रिपीटिंग दैट। वर्किंग की बात करें, सेम वर्किंग है जिस तरीके से एनएचआरसी काम करता है, जिस तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करता है। देखो, इट हैज़ द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि वो अपना खुद प्रोसीजर, खुद अपना जो मेथड है, जो भी मेथड वो चूज़ करना चाहता है वो सब वो खुद डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसके पास सिविल कोर्ट की पावर आती है और उसके पास वो एक ऑटोमेटिकली जुडिशियल कैरेक्टर का मतलब बॉडी बन जाता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ है उनसे कभी भी वो कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी जो डेटा वगैरह है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको मंगा सकता है। ये सब पावर जो है सिविल कोर्ट के अंदर उसके पास आती है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम है जो एनएचआरसी में था वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब भी कोई पर्टिकुलर क्राइम होता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उसके 1 साल के अंदर ही वो इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर सकता है, उस पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर 1 साल के बाद हो गया तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। बाकी सेम चीज़ें हैं कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो रिकमेंड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को किसी को मुआवजा देने के लिए, यानी कि कोई पेमेंट करने के लिए। वो रिकमेंड कर सकता है किसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, और रिकमेंड कर सकता है किसी भी विक्टिम को कोई इंटरिम रिलीफ वगैरह देने के लिए। इसके अलावा वो खुद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर स्टेट हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ जाकर बोल सकता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कोई रिट्स इशू करने के लिए या फिर कोई डायरेक्शन या फिर ऑर्डर्स वगैरह इशू करने के लिए। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल्दो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, बट साथ ही साथ इसकी जो पावर्स हैं, पावर्स इसकी बहुत ही लिमिटेड है। देखो, ये डायरेक्टली किसी को भी पनिश नहीं कर सकता। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये डायरेक्टली खुद ही किसी को रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके जो रिकमेंडेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं वो डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग। बट एक चीज़ होती है कि अगर लेट्स से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट के पास वो रिकमेंडेशन आ गया, तो उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पर या तो स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो 1 महीने के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी एसएचआरसी को कि किस पर्टिकुलर रीज़न के कारण वो एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एनुअली या फिर जब चाहे तब एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर सकता है जो कि वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। अगर आपको याद होगा तो एनएचआरसी जो है अपना रिपोर्ट किसको देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर वंस अगेन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जो है वो अपना रिपोर्ट या तो एनुअल मतलब जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, वो यूनियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली नहीं दे सकता है। ना जब स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पर्टिकुलर रिपोर्ट आ जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज ये बनता है कि वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर के स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में डालेगा डिस्कशन के लिए, और रिपोर्ट के साथ साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन डालेगा, मतलब क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर, और एक रीज़न फॉर नॉन एक्सेप्टेंस डाला गया कि क्यों एक पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट नहीं की गई है। दोनों चीज़ों को साथ में मिलाकर यहाँ पर वो पर्टिकुलर फाइनल रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने डाला जाएगा। नाउ यहाँ तक तो एग्जैक्ट सेम था सब कुछ, जो एनएचआरसी में था वही चीज़ एसएचआरसी में थी, थोड़े मोटे चेंजेस थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक्स्ट्रा है। पहला, एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट है। सेम एक्ट जो था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसके तहत ये बोला गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स कोड, और उसका काम ये होगा कि उसको जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करना है कोई भी ऐसे केसेस में जहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हो रही हो। ठीक है, अब जब भी ये पर्टिकुलर कोड बनाया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर कोड को बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पहले कंकर करना होगा, मतलब राजी में लेना होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स कोड को बना सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, बट बनाने से पहले ऑब्वियसली आपको परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस की ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा जो उस पर्टिकुलर कोर्ट में बैठेगा, अब जो देखो जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट बन गया इसमें बैठेगा कौन, इसमें बैठेगा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट चुनेगी, और साथ ही साथ उसके साथ एक एडवोकेट होगा जिसके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स के फील्ड के अंदर। ये लोग साथ में मिलकर इस ह्यूमन राइट्स कोर्ट को चलाएंगे और जल्दी से जल्दी सारे केसेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नाउ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 2019 के अंदर, बट इन अमेंडमेंट्स को हमने विद टाइम ऑलरेडी अलग अलग बेसिस में कवर कर लिया है। राइट, जैसे देखिए पहले जो एनएचआरसी हुआ करता था वहाँ पर जो चेयरमैन बन सकते थे वो सिर्फ रिटायर्ड सीजीआई बन सकते थे, बट बाद में चेंज किया गया जो रिटायर्ड जज है वो लोग भी यहाँ पर जो चेयरमैन है वो बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ मल्टीपल चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस हमने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर बोलता है कि एक सेक्रेटरी जनरल होगा एनएचआरसी का, और ये सेक्रेटरी जनरल का मेन काम होगा कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, ये सारा का सारा पावर उसको दिया गया सेक्रेटरी जनरल को। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा ये पर्टिकुलर सेक्रेटरी जनरल जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में कुछ भी नहीं बोल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह को कंप्लीट करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा. दिस वॉज नॉट दैट टफ अ चैप्टर. NHRC और SHRC ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पर ही काम करते हैं. आपको बस ध्यान रखना है दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर है, बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन देम ओनली. आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस पसंद आ रही हैं. अगर आपको आ रही हैं तो प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much for listening to this video, and please stay tuned for the next video.